तीसरा पार्ट है, यह रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम आपको ऑक्सीकरण, देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, ऑक्सीकारक, अपचायक, संक्षारक और विकृत गंधिता या विषायंधता के विषय में बताएंगे। और इसके बाद हम कुछ रासायनिक समीकरण के विषय में बताएंगे। बेटा, रासायनिक समीकरणों के विषय में कौन अभिक्रियाएं संभव हैं, कौन अभिक्रियाएं संभव नहीं हैं, और अभिक्रिया देखकर आप बताएंगे कि यह किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। यह योगात्मक यानी संयोजनीय अभिक्रिया हैं कि वियोजनीय अभिक्रिया हैं, अपघटनीय अभिक्रियाएं हैं, यह स्थिति है। देखिए, इसके विषय में हम आपको एक तीसरे पार्ट में बता देंगे। सबसे पहले बेटा हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं बता दें कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं या उसी को ऑक्सीकरण सॉरी देखिए ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, साथ साथ संपन्न होती हैं। देखिए प्यारे बाबू, प्यारे बेटा, देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, या ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक बार और बता दें कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं या साथ साथ संपन्न होती हैं। दूसरी स्थिति, इसको हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे यहाँ कॉपर के ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करने के फलस्वरूप कॉपर और H2O जल में परिवर्तित हो गया जब गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। जहाँ ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का पृथक होना, और अपचयन में क्या है, ऑक्सीजन का पृथक होना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर सुन लीजिए कि ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन पृथक होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन जो होता है पृथक होता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, पृथक होता है। इसी तरीके से अपचयन की अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन पृथक होता है और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो वे अपचयन की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन पृथक हो रहा है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन पृथक हो रहा है, तो यहाँ अपचयन की क्रियाएं हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का पृथक होना अपचयन की क्रियाएं हैं। अच्छा, और इसी यहाँ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन जल में परिवर्तित हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो, यहाँ हाइड्रोजन का
जुड़ना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह हाइड्रोजन जल में उपचित हो जा रहा है, इसलिए यह हाइड्रोजन का जुड़ना यानी ये अपचयन की क्रियाएं हैं। फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का पृथक होना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पृथक हो रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो गया। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन स्थिति है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन उपचित हो रहा है H2O में, तो ये दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं। अच्छा, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं बेटा? अब ऑक्सीकारक पदार्थ के विषय में हम बता दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के विषय में, वे पदार्थ जो अपचयित होते हैं, अपचित होते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो ऑक्सीकृत या उपचित होते हैं, वे अपचायक कहलाते हैं। इसके विषय में जो डिटेल है, हम डिटेल जब सुपर फास्ट वाली केमिस्ट्री, इसी पार्ट को हम फिर से पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो रहेगा, वह बहुत गति से तेज पढ़ाएंगे और पूरी चीज़ की जानकारी देते हुए। आइए अब इसके बाद संक्षारण हम बता दें बेटा। कोलिजन क्या होता है? संक्षारण जब किसी धातुओं को, यानी धातुओं को खुले में रखने पर ऑक्सीजन और नमी को यह धातु क्या करता है, ऑक्सीकृत कर लेता है, यानी ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। फिर सुन लीजिए, संक्षारण की प्रक्रिया क्या होती है? जब कोई धातु को खुले वातावरण में या नम वातावरण में रखते हैं तो वह नमी को अवशोषित कर लेता है, अर्थात ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। तो इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या होता है? लोहे पर जंग का लगना, यानी लोहे पर जंग का लगना, यह संक्षारण की क्रिया है। क्योंकि लोहे को खुले मैदान में या खुले वातावरण में रखने पर यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और नमी की उपस्थिति में रहेगा तो इस पर एक भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, जिसे हम कहते हैं संक्षारण। और संक्षारण को दूर से बचाव करने के लिए हम इस पर एक लेप कर देते हैं, निकिल का लेप कर देने से ऑक्सीकरण, ये संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं, कई पेंट कर देते हैं संक्षारण की क्रिया को रोकने के लिए। अब चलते हैं विकृत गंधिता और विषायंधता के विषय में। देखिए बेटा, विषायंधता क्या होता है? यह विषायन खट्टे, कोई अगर सामान, पका हुआ सामान रख दिया जाता है, यानी खाना बना के रख दिया जाए, खट्टा हो जाता है, तो वह विषायंधता होता है। विषायंधता या विकृत गंधिता बोलते हैं। अब देखिए, किसी भोज्य पदार्थों को, पके भोज्य पदार्थों को कुछ देर तक नम वातावरण में रखने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाने की प्रक्रिया जो है विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई पका हुआ भोजन खुले वातावरण में यानी ऑक्सीजन के ऊपर रखते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत होकर इसका स्वाद अर्थात गंध इसमें उत्पन्न हो जाता है और स्वाद बदल जाता है। इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम यानी विकृत गंधिता कहते हैं। इस विकृत गंधिता से बचने के लिए हम जो पैकिंग करते हैं, जो पैकिंग के प्रक्रिया में जैसे कोई बिस्किट या जो भी पैकिंग की जाती है, यह कम सक्रिय नाइट्रोजन जैसे पदार्थ का मिक्सचर करके, यानी नाइट्रोजन से क्रिया करा के उसको हम पैकिंग कर देते हैं कि यह नाइट्रोजन सबसे कम क्रियाशील है, क्योंकि वातावरण में बहुत नाइट्रोजन पाई जाती है, यह कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील होने के कारण इसको पैकिंग कर देते हैं, जिससे यह प्रति ऑक्सीकृत पदार्थ का काम करता है। प्रति माने एंटी
यानी एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसका नाम थोड़ा ये है, एक होता है बेटा BHA, BHA, और एक होता है BHT। यह दोनों जो है यह प्रतिऑक्सीकारक, इसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, कारक पदार्थ। ये यानी BHA ए ब्यूटिलेटेड या ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सी एनिशाल, इसका नाम पूरा लिख दें, यानी ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सिल एनिसाल, और इसका क्या है ब्यूटालीकृत हाइड्रॉक्सिल टॉलुइन। ये दोनों पदार्थ जो होते हैं यह प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। यानी यह विकृत गंधिता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह विकृत गंधिता को दूर करने के लिए BHA और BHT का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होता है बेटा जो ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए रोकता है। और इसके बाद ये भी देखिए, यह नाइट्रोजन थोड़ा सस्ता होता है। इसको पैकिंग वैकिंग में नाइट्रोजन गैस भर के उसकी यानी कोई भी खाद्य पदार्थों को पैक कर दिया जाता है, और यह नाइट्रोजन जो विकृत गंधिता को रोक देता है। यही स्थिति है। अब हम आपको बेटा बताएंगे आपको रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, और कुछ कौन सी अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इसके विषय में बेटा हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको यहाँ पर ज़रा कुछ रिएक्शन के विषय में बता रहे हैं। ये अभिक्रियाओं की पहचान करना, कुछ बैलेंसी सामान्य बैलेंसी बता रहे हैं बेटा। बैलेंसी करने की बहुत तरीकाएं हैं। पहले अनुमान विधि से है, संयोजकता विधि से भी है, ऑक्सीकरण अपचयन विधि से भी है, लेकिन यहाँ अनुमान विधि से हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो यानी एक ऑक्सीजन है तो मोनो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये चीज़ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है, ये तो आपको याद करना होगा बेटा। पढ़ते पढ़ते ये चीज़ आता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ कार्बन एक है, यहाँ कार्बन एक है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन एक, यहाँ है दो, यानी इधर 3 है और इधर कितना है 2 है। तो अब हमको बैलेंसी करना है। प्यारे बेटा जरा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों में उपस्थित जो तत्व हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ ये है उत्पाद पदार्थ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जरा ध्यान से सुनिएगा। यह अभिकारक पदार्थ हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और ये दाईं ओर, हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें अभिकारक पदार्थ में क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर उत्पाद में कार्बन और ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कार्बन एक और ऑक्सीजन जो है एक यहाँ है 2 यहाँ है, यानी 1:2 में, यानी 1 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी कि 3 है कुल मिला जुला कर। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ध्यान से देखिएगा। सबसे स्थिति यह है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है
यहाँ ऑक्सीजन एक के साथ एक है और दूसरे के साथ दो है। यहाँ इसको +2 कर दीजिए। चलिए, यानी यहाँ पर कार्बन तो बैलेंस है। यानी देखिए, एक नियम है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बेटा हम 5 नियमों को जानकारी होनी चाहिए। किसी भी कोई भी रासायनिक समीकरण 5 नियमों पर आधारित होती है। मुख्य रूप से जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसमें है क्या, लोमोनोसो नामक वैज्ञानिक ने इसके विषय में बताया था। क्या बताया था? इसी को हम द्रव्य के अविनाशिता का नियम के नाम से भी जानते हैं, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद पदार्थों की मात्राएं आपस में बराबर होती है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद पदार्थों की मात्राएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, यह अगर यहाँ 3 कर देते हैं, 2 1 3 और यहाँ 2, तो इसका संबंध सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एकम में 2 और 2 4 हो जाता है, और यहाँ 4 हो जाता है इस साइड में, और यहाँ 2 है, तो 4 में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ हो जाता है 2। यानी कहने का मतलब कि इधर 4 हो गया, 2 एकम में 2 और 2 4, इधर 2 है। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ऑक्सीजन 2 दूनी के 4, कार्बन 2 हो गया। यहाँ कार्बन क्या है, जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन जिसके साथ है 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो जाता है। तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 4 में 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो 2 आता है, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये चीज़ आपको पढ़ने से पता चलेगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है बेटा। यहाँ देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ कितना है, 3 ऑक्सीजन है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 दूनी के 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी के 6, यानी 2 आया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए सल्फर, अब सल्फर की बैलेंसी क्या है, यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं। फिर से देख लीजिए इसके विषय में, इसके विषय में फिर से देख लीजिए। ये यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। अब हमको इस ऑक्सीजन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन हो गया, यानी 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। 6 ऑक्सीजन में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, यानी 2 गुना, यहाँ 2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बैलेंसी हो गई। बैलेंसी ये हुई कि 2 सल्फर, 2 दूनी के 4 2 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए अमोनिया क्लोरीन से क्रिया किया है। यहाँ कितना है बेटा, 4 है, यहाँ कितना है, 3 है। अब देखिए 2 तरीके हैं, या तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए क्या होगा, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन की स्थिति बेटा क्या हो जाएगी, क्लोरीन की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, 3 चीजें हैं। इसमें भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ए यानी रासायनिक अभिकारक पदार्थ में ए नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 4 है। अगर यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बाबू, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा।
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए स्थिति क्या हो गई, असंतुलित हो गई। यहाँ नाइट्रोजन 3 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन 4 है, यहाँ बैलेंसी गड़बड़ हो गई। अब करेंगे क्या, देखिए वो एक रिएक्शन अमोनिया HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है तो अमोनियम क्लोराइड बना रही है। यहाँ नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 1, यानी यहाँ 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन क्या है 3 + 1 = 4, और क्लोरीन क्या है बेटा, क्लोरीन जो है 1 है। इधर क्या है उत्पाद में नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहाँ =4 लिख दिया जाए, यहाँ 14 लिखा हो गया था, यहाँ हो गया 4, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 1, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों जो तत्व हैं ये सब आपस में बराबर हैं, इसलिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ पर देखिए H2O, अब H2O यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ करेंगे क्या, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो एक यहाँ 1 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ 1 में इस 2 से भाग दे दीजिए, आएगा 2, जितना से भाग दे रहे हैं उतने से यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ऑक्सीजन इसके साथ है, 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 हो गया, 4 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आएगा 2 दूनी के 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्थिति है। देखिए बाबू, यहाँ सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है, यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है। जब क्लोरीन की बैलेंसी सबसे पहले जो नहीं है, असंतुलित है, पहले उसी को किया करिए। यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 2 है, तो इस 2 में 1 से डिवाइड करिए, देखिए पूरा संख्या कटने वाली है, हाँ कटने वाले 1 दूनी के 2, तो अगर 2 है, जब 2 आया इधर तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नाइट्रोजन सोडियम, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, अब सोडियम डिस्टर्ब हो गया तो सोडियम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए AgCl2 है, जो ए रिएक्शन है सेम यही स्थिति ये भी है, यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 क्लोरीन, यहाँ Ag2 हो गया, यहाँ Ag2 हो गया। ये बैलेंसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, तब इसकी बैलेंसिंग बताने में ज़रा आसान होती है। अब यहाँ पर देखिए, यह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। अब इसी में हम ये भी बता दे रहे हैं कौन सा रिएक्शन है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। यह रासायनिक 2 पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए यह योगात्मक अभिक्रिया या संयोजनीय अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, एक पदार्थ बना रहा है, एक यौगिक बना रहा है, इसमें भी एक यौगिक बना रहा है, यह भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर देखिए, अमोनिया HCl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाया है। यहाँ भी 2 अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक उत्पाद पदार्थ बना रहे हैं, यहाँ भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। यहाँ भी 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद पदार्थ बना रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, यहाँ जल है, यह जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। अब टूटने का मतलब है कि अपघटन हो रहा है। ये अभिक्रियाएं अपघटनीय अभिक्रियाएं हैं। यह ऊष्मा के जरिए अगर हो रहा है तो यह ऊष्मीय अपघटन, अगर विद्युत के जरिए टूट रहा है तो विद्युत अपघटन, यदि प्रकाश के जरिए टूट रहा है तो प्रकाश अपघटन कहलाती है। अपघटन की क्रियाएं
उष्मी अपघटन भी हो सकता है, ऊष्मा के जरिए जो तोड़ी जा रही है उष्मी अपघटन, जो विद्युत के द्वारा तोड़ी जा रही है वह विद्युत अपघटन, जो प्रकाश के द्वारा, देखिए यहाँ है संयोग से लिखे हैं, यहाँ सिल्वर क्लोराइड जो है प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में Ag सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जा रहा है। तो यहाँ प्रकाश, ये भी एक पदार्थ, एक यौगिक दो पदार्थों या दो यौगिकों में विभक्त हो रहे हैं, दो अणुओं में विभक्त हो रहे हैं। यहाँ पर विद्युत, यहाँ पर अपघटन की क्रियाएं हैं, अपघटनीय अभिक्रियाएं, क्योंकि यह प्रकाश के जरिए हो रही है, प्रकाश अपघटन। अगर ये देखिए ये अभिक्रिया विद्युत के जरिए हो रही है तो यहाँ पर विद्युत अपघटन, जो ऊष्मा के जरिए हो रही है, जैसे जल को गर्म करिए ऑक्सीजन दोनों टूट जाएगा, तो यह ऊष्मी अपघटन है। ये सारी अभिक्रियाएं ये ऊष्मी अपघटन की है, यह योगात्मक अभिक्रियाएं यानी कि संयोजनीय अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, यह क्या होता है जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब आयरन से क्रिया कर रहा है, तो देखिए यह अभिक्रिया संभव है कि नहीं, ये हम यहाँ बताएं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन हाइड्रोजन से रासायनिक सक्रियता में ऊपर है, इसलिए यह आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, अर्थात यह हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। यह अभिक्रिया संभव है भी, और यह विस्थापनीय अभिक्रिया है बेटा। यह कैसी अभिक्रिया है बाबू, यह विस्थापनीय अभिक्रिया है। कैसी विस्थापनी, एकल विस्थापनी, एक विस्थापनी, क्योंकि इसमें एक ही किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील, यह आयरन अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया एकल यानी एक विस्थापनीय अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट से जब कॉपर से क्रिया कराई जा रही है, तो यह कॉपर जो होता है नाइट्रेट के साथ क्रिया कर ले रहा है और Ag को विस्थापित कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति यह भी अब जो अभिक्रिया है यह भी विस्थापनीय अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा, यह कॉपर जो है सिल्वर से क्या है, सक्रियता के आधार पर ऊपर है, इसलिए कॉपर को Ag को नाइट्रेट से अलग कर दे रहा है और यह कॉपर नाइट्रेट बना के Ag को पृथक कर रहा है। यह भी एक विस्थापनीय अभिक्रिया है बेटा। यहाँ पर दो यौगिक आपस में क्रिया किए हैं और यहाँ पर एक Ag यहाँ है, यहाँ N देखिए Ag प्लस प्लस Ag है और यहाँ NO3 है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो ऐसी स्थिति में देखिए Ag जो है क्लोरीन को पकड़ ले रहा है और सोडियम नाइट्रेट को पकड़ रहा है, इसलिए यह विस्थापनीय अभिक्रिया है, लेकिन द्विक विस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं बेटा। यह द्विक विस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं क्योंकि दो यौगिक जब आपस में क्रिया करते हैं, दो यौगिक जब आपस में क्रिया करते हैं तो इनके आयनों का अदला बदली होता है और या अदला बदली होता है या आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह देखिए अमोनियम क्लोराइड अमोनियम प्लस और क्लोरीन माइनस पे टूट रहा है, तो हम ये सिलेबस में नहीं है प्यारे बाबू बेटा, इसलिए हम आयनिक अभिक्रिया का हेडिंग डाल दिए थे। यह आयन में टूट जा रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और आयनिक अभिक्रियाएं बेटा सदैव उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। यह अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम और क्लोरीन में आयन में टूट रहा है, यही अभिक्रिया जो ऐसे भी हो सकती है। NH4 प्लस यहाँ पर Cl माइनस जब जुट के यह अमोनियम क्लोराइड बना लेगा बेटा, यानी यह अभिक्रिया अग्र दिशा में और यहाँ से फिर पश्च दिशा में दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रियाएं जो होते हैं यह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। दिशाओं के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये पूरा हम आपको यह चैप्टर जो है बेटा पाठ बता दिए। सामान्य बच्चों के लिए जो कम
थोड़ा किताब से बहुत टच नहीं किए हैं वे भी इसको YouTube के माध्यम से देख लेंगे। अब अगर इसको हम तेज गति से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी बता देंगे इसमें